हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक लॉ के बारे में जो मशीन में यूज होने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में छोटी छोटी डेफिनेशन जैसे फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स इंटेंसिटी, इन सारी चीजों की बात कर रखी थी। आज हम वो छोटे छोटे लॉस को पढ़ेंगे जो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मशीन में यूज करने जा रहे हैं, जैसे बायो सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर्स के सर्कुटरी लॉ और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सा लेंज लॉ की वजह से हम क्या करते हैं, उसके ईएमएफ की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो छोटे छोटे से लॉज हैं जो इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ इज बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ। बायोट और सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड जो कंक्लूजन निकल के आया वो उन्होंने दिया। और वो कंक्लूजन क्या कहता है, द स्टेटमेंट स्टेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नेटिक field intensity at any point P, किसी पॉइंट P पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंशियल करंट, डिफरेंशियल माने छोटा सा करंट एलिमेंट। तो इस डिफरेंशियल करंट एलिमेंट को मैं दे रहा हूं आई माने करंट, और छोटी सी एक लेंथ ले लूंगा वायर की, उसे मैं कह रहा हूं आई डीएल। ड्यू टू डिफरेंशियल करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of IDL and sine of angle ले लेता हूं क्या, अल्फा, लेट्स से अल्फा, बिटवीन किसके बीच में भाई, बिटवीन पॉइंट joining the line, joining the line को जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, and डिफरेंशियल, मेरे साथ लिखते चलिएगा, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, जो डिफरेंशियल करंट एलिमेंट है वो, and inversely proportional to square of the distance between them, square of the distance between them, उन दोनों के बीच में जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और साथ ही साथ क्या है, स्क्वायर है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कूलम्स लॉ हम पढ़ा करते थे कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगता है वो कितना होता है, F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन में कितना, R स्क्वायर। सिमिलरली कुछ ऐसा ही है। यहां पे देखें, लेट अस सपोज करिए आपके पास इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, आपके पास क्या है, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, और इसमें करंट कितनी जा रही है भाई, करंट लेट से आई जा रही है, और एक एलिमेंट, छोटा सा एक एलिमेंट हमने डिफरेंशियल करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया डीएल। किसी एक पॉइंट पी पे मैं क्या निकाल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं। एक छोटी सी लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसा आएगा, छोटा सा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंशियल लेंथ है ना भाई, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी छोटी सी आएगी इस पॉइंट पे।
यहां से यहां तक की जो लेंथ है, लेट से ये कितना है, r है। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितना है, r है। और मान लेते हैं एंगल बिटवीन देम, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है। इसके बीच का एंगल कितना दे रखा है भाई, अल्फा, मान लिया। सो कंक्लूजन और रिजल्ट जो कहता है वो कहता है कि भाई डी एच, अभी हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड में। सो डी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसको मैं लिख रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट DH is inversely proportional to square of the distance between them, दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या कर दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके स्क्वायर लगा दिया। सो कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें सो इट बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ IDL साइन अल्फा अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड ओनली, अभी हम लोग किसमें इंटरेस्टेड है, सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड में। सो प्रीवियस लेक्चर में मैं कहा था राइट हैंड रूल से अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है तो हम लोग राइट हैंड रूल लगा के उसके मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे करंट किधर जा रही है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड की तरफ। थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, फ्लक्स कर्ल ऑफ द फिंगर डिफाइन करेगा कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी गई। सो यहाँ पे कर्ल ऑफ फिंगर किधर है, इनटू द पेपर, आपके रेस्पेक्ट में इनटू द पेपर, मेरे रेस्पेक्ट में क्या, इनटू द बोर्ड, या हम दोनों के रेस्पेक्ट में क्या, इनवर्ड डायरेक्शन। किधर जा रहा है भाई, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ जा रहा है। सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम खत्म करें कि भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के कोई एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो इट बिकम, जो वैल्यू ऑब्टेन होती है 1/4 पाई IDL, 1/4 पाई IDL साइन अल्फा अपॉन में आर स्क्वायर, साइन अल्फा अपॉन में आर स्क्वायर। सो हम लोग बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही होता है। अभी हमने बात कर लिया मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन को बता दिया मैं क्या, इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो इसका वेक्टर फॉर्म भी तो अवेलेबल होगा, जो वेक्टर फॉर्म मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दे कि इसी में मैग्नीट्यूड और इसी में डायरेक्शन है, इसी में मैग्नीट्यूड और इसी में डायरेक्शन है। सो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, सो इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, सो इसका जो वेक्टर फॉर्म बनता है वो होगा DH इज इक्वल्स टू 1/4 पाई IDL क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ वेक्टर R अपॉन में R का क्यूब, जो हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक में इजिली इसको जानते हैं। ये कौन सा फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म होता है। सो वेक्टर फॉर्म है ये। अब हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकल के आ गई, वेक्टर फॉर्म में इतनी वैल्यू देता है। यहां पे आप देखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट है, इट मीन्स अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर का, हमने क्या करना है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो हम क्या करते थे, एक छोटा सा हम रिकैप लेंगे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जरा सा। सो एक रिकैप ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स का। अच्छा, सो लेट अस सपोज करिए एक प्लेन है आपके पास, ये क्या है, एक प्लेन है, और इस प्लेन में कोप्लेनर वेक्टर्स रखे हैं। कोप्लेनर माने जो एक ही डायरेक्शन, एक ही प्लेन में रखे हो। सो दो वेक्टर्स ऐसे रखे हैं, एक वेक्टर A इस डायरेक्शन में है और वेक्टर B कहाँ है, इस डायरेक्शन में। ये वेक्टर A हो गया और ये क्या हो गया, वेक्टर B हो गया।
लेट्स से एंगल बिटवीन देम इज थीटा, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। सो अगर मैं आपसे कहूं फाइंड आउट, फर्स्ट में बात कर रहा हूं, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फाइंड आउट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर की वैल्यू। सो हमें वेल नोन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो एंगल इज थीटा ए बी, ए से बी के बीच में जा रहा है, एंड इसके साथ साथ एक नॉर्मल वेक्टर। सो नॉर्मल वेक्टर क्या डिफाइन करता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कैसे डिफाइन होता है। सो देखिए यहाँ पे दोनों वेक्टर एक प्लेन में रखे हुए हैं। सो लेट्स से दिस वन इज योर वेक्टर ए एंड दिस वन इज योर वेक्टर बी, दिस वन इज योर वेक्टर बी। सो ए और बी, तो अगर मैं कह रहा हूं ए और बी का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सो ए को, ए की तरफ अपने हाथ को रखिए और किसको किसको करना है, ए से बी का क्रॉस प्रोडक्ट। सो ए से बी का क्रॉस प्रोडक्ट। सो डायरेक्शन जो मिला, नॉर्मल टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, नॉर्मल यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी एन कैप क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया। सो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर आया या नॉर्मल यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में निकल गया, इस डायरेक्शन में। इसी तरह से हम इसकी भी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो या तो आप राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करिए या क्रॉस प्रोडक्ट के वे से मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो मुझे बताइएगा एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन है अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता तो इसकी नॉर्मल के डायरेक्शन आप बताइएगा, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा बी ए हो जाएगा। इतनी मैं आपको हिंट दे सकता हूं, थीटा बी ए हो जाएगा। एक बार से सोचिएगा, वीडियो को पॉज करके और बताइए इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है। सो ये आपके पास वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब की बार क्या है कि बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए करना है। जिन लोगों ने ट्राई कर लिया वेल एंड बेस्ट है। अब यहाँ पे आंसर को मैच करिए कि एन कैप का डायरेक्शन किधर हुआ। सो बी क्रॉस ए निकालना है। सो बी के डायरेक्शन में अपने हाथ को रखिए, बी के डायरेक्शन में हाथ को रखा मैं, और किधर को जाना है, ए की तरफ। सो मेरा थंब किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। सो वो क्या बता रहा है, एन कैप किधर हो गया, डाउनवर्ड। सो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे एन कैप किधर हो गया, अपवर्ड, अपवर्ड। और इधर किधर हो गया, इसमें किधर हो गया, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड चला गया। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, है ना भाई। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली ये वेक्टर फॉर्म किसका, हम लोगों ने बात कर ली बायो-सैवर्ट लॉ का। अब इसी का एप्लीकेशन जो मशीन में करते हैं वो फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए करते हैं। मतलब वायर की लेंथ कैसी है, फाइनाइट है, तो उसका एक कंक्लूजन और रिजल्ट आता है जिसको हम लोग देखेंगे, और इसका डिटेल स्टडी हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक में करेंगे। और जिन लोगों ने कर रखा है उसके लिए वेल एंड बेस्ट है, और जिनको ये रिजल्ट नहीं पता है वो थोड़ा सा इसे याद कर लेंगे। सो हमारे पास एक रिजल्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू finite length of wire, finite length of wire। अब वायर की लेंथ कैसी है भाई, फाइनाइट है। सो इसकी वजह से हमारे पास एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या है उसे जान लेते हैं। सो अभी हमारे पास वायर कैसा होगा, फाइनाइट होगा। मींस एक वायर कंसीडर करते हैं, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई। लेट्स से इसमें करंट कितनी जा रही है, फ्लो हो रही है आई। सो इसके अराउंड जो आपके पास इस पॉइंट आर पे मानते हैं, इस पॉइंट टी पे आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सो इसके अराउंड जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, H इज इक्वल्स टू जितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है, कितनी फ्लो हो रही है, I अपॉन में
2 पाई डिस्टेंस कितना है r, और किस डायरेक्शन में, किसी एक यूनिट डायरेक्शन में ये फ्लो हो जाएगी, किसी एक यूनिट डायरेक्शन में ये फ्लो हो जाएगी। ए आर क्या बता रहा है कि उसका डायरेक्शन किधर है, वो उसका डायरेक्शन किधर है। सो मैं कोई इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं, मैं कहा कि ए आर क्या कोई एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सो ये हम लोगों ने बात कर ली। इसका एप्लीकेशन हम लोग मशीन में देखेंगे कभी जहां जरूरत पड़ेगी। सो आगे बढ़ते हैं इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। ये जो रिजल्ट आया इसको एक न्यूमेरिकल में यूज करते हैं और ट्राई करेंगे कि कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका यूज कैसे कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। लेट अस सपोज करिए आपके पास एक वायर है, क्वेश्चन है 2 पैरेलल वायर है, मान लेते हैं 2 पैरेलल वायर है आपके पास। यहां से इसमें करंट जा रही है I इज इक्वल्स टू I1 कह रहा हूं। चलो इसको मैं क्या करता हूं, ब्लू कलर से कहता हूं। इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, ब्लू कलर से। देखिए कलर को चेंज करने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये कोडिंग है, जिससे आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा इजी वे में आपको रिवाइज हो जाती हैं चीजें और समझने में बहुत इजी होता है। सो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि कलर कोडिंग करिएगा कॉपी पे, ना कि कॉपी को कलरफुल बनाइएगा। कलरफुल बनाने से बेटर है कि कलर कोडिंग करिए। ऐसा नहीं है कि 10 कलर आप लेके बैठ जाइए। सो यहाँ पे देखिएगा कलर कोडिंग का यूज कैसे कर रहा हूं। सो यहाँ पे देखिएगा मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं I1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और कैरिंग ए करंट ऑफ 50 एम्पियर। 50 एम्पियर की करंट को कैरी कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेट से 15 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। और किसी एक पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और इस पॉइंट से इस वायर तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। सो कह रहा है फाइंड आउट अच्छा इसमें जो करंट फ्लो हो रही है सेकंड वायर में वो अननोन है। इसमें I2 की वैल्यू अननोन है, ये पता नहीं है। और कह रहा है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P in such a way that कुछ इस तरह से मुझे बताइए that the net field is 0। वो कितना हो जाए, 0 हो जाए at point P। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। सो जिन लोगों ने ट्राई कर लिया देखते हैं उनके आंसर सही है या नहीं है, और जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया यहां से सीखने की कोशिश करिएगा। सो लेट एक पॉइंट आपके पास P है, यहां पे P पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस तरह से निकालना है कि इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से और इसकी वजह से कितना हो जाए, 0 हो जाए। मैं कहा ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर से करंट किधर आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। एक बात बताओ, अगर किसी चीज को कैंसिल आउट करना है, मैं इधर से इधर भाग रहा हूं और मेरे को क्या करना है, रोकना है, तो मेरे साथ चल के नहीं ना रोकोगे, मेरे से अपोजिट फोर्स लगाओगे ना, मेरे से क्या करोगे, अपोजिट फोर्स लगाओगे। उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि मान लो एक कोई चीज रेड वाला है, इसको ध्यान देना, ये रेड वाला बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए ब्लू अंदर की तरफ जाएगा ना भाई, ये ब्लू को होगा अंदर की तरफ जाएगा, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। और साथ ही साथ अगर 0 होना है तो साथ ही साथ दोनों का मैग्नीट्यूड, माने अगर 10 न्यूटन का फोर्स ये है तो 10 न्यूटन का फोर्स ये भी होना चाहिए। तो अगर ये इस डायरेक्शन में है
10 इस डायरेक्शन में, तो 10 इस डायरेक्शन में ये भी होना चाहिए, तभी दोनों को क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे और नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ये बात मुझे समझ में आई भाई? मैं कहा ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, अब मुझे एक बात समझ में आई कि भाई इसकी वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ, ब्लू वाले से, इस ब्लू वाले से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ, हाथ लगा के देखिएगा अपनी कॉपी पे। सो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा और इस पॉइंट P पे कैसा आ गया, बाहर की तरफ। सो मैं कहा इसकी वजह से, ब्लू वाले की वजह से किधर आया, बाहर की तरफ, आउटवर्ड द पेपर, पेपर से बाहर। यानी इस फील्ड इंटेंसिटी को कैंसिल करने के लिए इसमें जो करंट फ्लो होनी चाहिए वो कुछ इस तरह से फ्लो होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा जाए, अंदर की तरफ जाए। वो कैसा जाए, अंदर की तरफ। यानी ये रेड वाला जो है, कलर कोडिंग ध्यान रखिएगा, ये रेड वाला जो है वो कैसा होना चाहिए, इनटू द पेपर, पेपर के कैसा, अंदर की तरफ गया, पेपर से अंदर गया। मैं कहा भाई ये तो मेरे को समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट हो गया, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब कुल मुद्दा क्या है, मैग्नीट्यूड का है। कुल मुद्दा कैसा भाई, मैग्नीट्यूड का। सो मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए मैं कहा कि जितना मैग्नीट्यूड इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्रिएट हुआ, उतना ही मैग्नीट्यूड इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। सो मैं लिख दिया, क्या लिखा, मैं कह रहा हूं, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, magnitude of magnetic field intensity due to current I1 की वजह से, it must be equals to magnitude of magnetic field intensity due to the current I2 की वजह से होना चाहिए। मतलब ठीक है। सो ये फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, पैरेलली है। सो फाइनाइट लेंथ का मुझे पता है कि भाई जितना वायर ये करंट कैरी कर रहा है, अपॉन में कितना करिए, 2 पाई करिए, डिस्टेंस कर दीजिए R1, डिस्टेंस क्या करिए R1, डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। सो इसकी वजह से कितना होगा, I2 अपॉन में कितना, 2 पाई R2 हो गया, I2 अपॉन 2 पाई R2 हो गया। सो यहाँ पे देखेंगे I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 एम्स। सो यहां से लिख रहे हैं, नीचे से लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा I1 की वैल्यू। अच्छा एक चीज, बार बार अपने एफर्ट को बढ़ाना, काहे को, तो 2 से 2 पाई क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दिया मैंने। तो यहां पे देखेंगे आपके पास मैग्नीट्यूड कितना आया, I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 एम्स, अपॉन में किसको कैरी करना है, R1। अब जरा देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, कितना हो गया भाई, 10 प्लस 15 25 सेंटीमीटर, और इंटू 10 की पावर -2। अब यहां पे देखो 10 की पावर -2 क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब यहां पे देखो करंट का मैग्नीट्यूड I2 मेरे को पता ही नहीं है भाई, तो I2 को यहाँ पे I2 ही रखते हैं। डिस्टेंस कितना है, R2 की वैल्यू इसी वायर से रहना है ना यहां तक, सो 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 का पावर कितना, -2। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना 25 दूना 50, 10 की पावर -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 10 इधर चला गया। सो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 एम्पियर आ गई। अच्छा अभी हम इंटरेस्टेड किसमें है, सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड में। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हम किसमें इंटरेस्टेड हैं, इसके मैग्नीट्यूड में, ना कि डायरेक्शन में। सो I2 क्या बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि 20 एम्पियर हुआ, 20 एम्पियर हुआ। अब डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये कैसे डिसाइड होगा। सो इसको फिर से देखो, राइट हैंड रूल, फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है तो थंब क्या बताएगा, अभी फ्लक्स नोन है तो थंब क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन। सो यहां पे कह रहे हैं ये करंट की डायरेक्शन कैसे जा रहा है, अपवर्ड। सो I2 इज इक्वल्स टू 20 एम्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, इधर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन क्या दिया जाए, ऑप्शन नंबर ए 20 एम्स, ऑप्शन नंबर बी -20 एम्स। चलिए आंसर तो पता ही है, ज्यादा ऑप्शन क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है। चलो या फिर मैं कह देता हूं ऑप्शन नंबर सी
नन ऑफ देम, चलो ये भी सही है, नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द, सॉरी ऑल तो ही नहीं सकता, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। आप कौन सा चूज करते हैं, आप कौन से ऑप्शन को चूज करते हैं, आप कौन सा चूज करते हैं, मन में रखिएगा। अब मैं तो जज कर नहीं सकता आपको कि आप कौन सा चूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आप सही हो या गलत हो, अपने आप से ईमानदारी रखिएगा। सो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है, अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे सब कुछ सही है, सारा नॉलेज है मेरे पास, पूरा एप्रोप्रिएट है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे पता नहीं है, बट ऑप्शन में परेशानी होगी। पता ये करना था आपको कि I1 अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव में है, डाउनवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव में है। सो I2 क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। I2 किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब है अगर डाउनवर्ड करंट पॉजिटिव दे रखा है तो अपवर्ड करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। चलिए सो एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखा और इसके बारे में कुछ बातें की कि कैसे कैसे हमें इसे हैंडल आउट करना है। ओके, सो अगले एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसी पे बेस बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन पे बेस एक न्यूमेरिकल और ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन अभी देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा, टू करंट कैरिंग वायर placed as shown in figure, दो करंट कैरिंग वायर हैं, कैसे रखी गई हैं, as shown in figure, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है, as shown in figure, carrying the current, कितना करंट कैरी कर रहा है, लेट्स से 4 amps, carrying the current 4 amps को करंट कैरी कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, carrying the current 4 amps. Okay, find the magnetic field intensity. Find the magnetic field intensity at point P. Find the magnetic field intensity at point P. So magnetic field intensity निकालना है at point P पे. So at point P, उसके आगे लिखिएगा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 0,0,0, 0,0,0। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0,0। और यहां पे एक वायर प्लेस किया गया है, करंट, इसमें जो करंट जा रही है, इसमें जो करंट आ रही है वो आउटवर्ड आ रही है। इसमें करंट कितना आ रहा है, बाहर की तरफ आ रही है। कितने एम्पियर की, अभी मैंने क्वेश्चन में लिखाया है 4 एम्पियर की करंट बाहर की तरफ आ रही है। और एक करंट यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें करंट कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। इसमें करंट कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। और इसको मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस, इसे मैं कह रहा हूं वाई एक्सिस, इस वाले को कह रहा हूं वाई एक्सिस। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है किस पे, एट पॉइंट पी पे। पॉइंट पी पे आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, कोई इश्यू नहीं है, देखते हैं। अच्छा, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 4 एम्पियर, दोनों का ही कितना है, 4 एम्पियर है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, लेंथ नहीं दिया है क्या, हाँ, आगे क्वेश्चन लिखिएगा, एट पॉइंट पी 0,0, फुल स्टॉप। आगे लिखिए। अच्छा, फोटो में मैं पहले ही रेफर कर दिया हूं। ओके, चलिए यहाँ पे फोटो लिख लीजिएगा पहले से, अब क्या बार बार इसको लिखवाना। सो यहाँ पे लिखते हैं 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लेंथ मान लेते हैं, और यहां से यहां तक की लेंथ मान लेते हैं कितना, 20 सेंटीमीटर। ओके, दो लेंथ दे रखी है, बट डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों का डिफर है, मतलब एक बाहर की तरफ आ रही है, एक अंदर की तरफ आ रही है। फिर से राइट हैंड रूल। सो जो लोग यहाँ पे अभी नए आए हैं, जुड़े हैं,
सो उनसे रिक्वेस्ट है पिछला वीडियो को रेफर करें और राइट हैंड रूल को एक बार समझ लें। सो यहां पे देखेंगे इसमें करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ, सो थंब को करंट के डायरेक्शन में रख रहा हूं और इसको क्या कर रहा हूं, कर्ल ऑफ द फिंगर डिफाइंस द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ये क्या डिफाइन कर रहा है, सो यहां पे घुमा के आएंगे, देखो तो इस पॉइंट पे जब आएंगे, इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो ये किधर की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड की तरफ। ये कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज डाउनवर्ड। So let's say this point is point A and this point is point B, different point. So the magnetic field intensity in this direction is given like that, vector H of, due to the wire placed at point A and इस point पे इसकी वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट अंदर की तरफ, तो इस point पे देखोगे, इधर से देखो, इधर से करके चले आए तो इस point पे इस डायरेक्शन में। So magnetic field intensity at point P due to the wire placed at point B is in this direction. इस डायरेक्शन में हो गया भाई। This is magnetic field intensity due to the wire which is placed at point B. जो वायर B पे प्लेस है, B पोजीशन पे प्लेस है, उस पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। So इस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, H of A की वैल्यू निकाल लेते हैं। H of A की वैल्यू, सो H of A इज इक्वल्स टू कितना बनेगा भाई, हमें पहले से ही पता है कितना, I, अच्छा इसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं अभी, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं। सो I ड्यू टू A, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में कितना, 2 पाई r। सो I A की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, I A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से देखेंगे I A की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर की करंट है और कितना डिस्टेंस है, 2 पाई इंटू रेडियस कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 की पावर -2, इतना। इसी तरह से H ऑफ B है, इसकी कितनी हो जाएगी, I ड्यू टू करंट प्लेस्ड एट पॉइंट B पोजीशन, 2 पाई इंटू कितना R, डिस्टेंस कितना है, सो इट बिकम 4, यूनिट नहीं लिखते हैं, 4 अपॉन में कितना, 2 पाई इंटू कितनी डिस्टेंस है, अगेन 20 है, 20 इंटू 10 की पावर -2। सो यहां पे देखेंगे तो यहां पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, एक बार सॉल्व करते हैं, 2, 20 और ये कितना, 4 कैंसिल आउट, यहां पे रिमाइंडर कितना बचा, 10, यहां पे कितना, 2, 4, रिमाइंडर कितना बचा, 10, यहाँ पे क्वोशिएंट 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बन के आई, ये ऊपर चल जाएगा तो 10 पाई आ जाएगी और यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 पाई आ जाएगी, 10 पाई। सो यहाँ पे देखेंगे इस डायरेक्शन में इधर, इस डायरेक्शन में इधर कितने मैग्नीट्यूड के साथ, 10 पाई के मैग्नीट्यूड के साथ, कितने मैग्नीट्यूड के साथ, 10 पाई मैग्नीट्यूड के साथ। सो नेट फ्लक्स किधर आएगा, नेट फ्लक्स वेक्टर एडिशन हो जाएगा, वेक्टर एडिशन होगा इस डायरेक्शन में। सो ये आपके पास आ गया वेक्टर एडिशन, किस डायरेक्शन में आया भाई, इस डायरेक्शन में। अब यहां पे देखो जब भी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, सो अगर मैं कहूं H नेट इस डायरेक्शन में है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो हम लोग सीधे लिख देते हैं कितना, ये मैं मान के चलता हूं आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आता होगा। सो H नेट इज इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मच, अभी हम लोग मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, A प्लस H ऑफ B, इन दोनों को मैग्नीट्यूड को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। सो यहां पे आपके पास कितना आ गया, 10, जैसे ही हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं इसकी वैल्यू आ जाती है √210 बाई कितना, पाई, √210 बाई कितना, पाई नेट। ये क्या आ जाएगा, एम्पियर्स मीटर, ये आपके पास आ गया। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं कि भाई डायरेक्शन कितना होगा, तो डायरेक्शन कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री यहां से चले, 45 डिग्री ये कितना बन गया, 135, 90 इधर से चले, 45 ये कितना बन गया, 135। डायरेक्ट यहां पे लिख दीजिए, H नेट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, √210 कितना, पाई, एंगल कितना, 135 डिग्री, 135
5 डिग्री एक्स एक्सिस से, ठीक है। इधर से 135 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस 45, 135 डिग्री एम्पियर्स मीटर। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई, तो ये कुछ यूज था आपके पास, ये कुछ यूज है जो हम लोग देखें कि बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे, उसके क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास जो इसका नेक्स्ट लॉ है, बात करते हैं एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, हेडिंग लिखिएगा एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। सो एम्पियर्स सर्कुलर लॉ क्या कहता है, जैसे हम लोग गॉस लॉ की बात करते हैं। गॉस लॉ अगर हम लोग देखेंगे, सो गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर आपको क्या पता करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इट बिकम द चार्ज इनक्लोज बाय द सिस्टम। इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक सिस्टम है, इसके पास इतने चार्ज हैं Q1, Q2 और Q3, Q4, ऐसे 4 चार्जेस हैं, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या करते थे, एक गॉस का सरफेस बनाते थे, गॉसियन सरफेस जिसको कहते थे, और कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये कितना होगा, चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आ जाता था। सो यहाँ पे आप देखेंगे जब हम लोग बात करेंगे एम्पियर्स सर्कुलर लॉ को, तो वो क्या एक्सप्लेन करता है। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ सिमिलर है, क्योंकि मैग्नेटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक लगभग क्या होते हैं, ये एक दूसरे के एनालॉजी हैं। सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, एम्पियर्स AMPERS, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ कहता है इट स्टेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी in a closed path is the current enclosed by the closed path, सो यहां पे देखें, सो क्लोज पाथ H डॉट dl इज इक्वल्स टू I इनक्लोज। अब इस I इनक्लोज का क्या मतलब है, इस I इनक्लोज का क्या मतलब है। सो लेट अस सपोज करिए आपके पास एक सरफेस है, यह आपके पास सरफेस है, और इस सरफेस में एक करंट वायर रखा हुआ है, और इसमें एक करंट का डायरेक्शन कितना है, I1 है। एक वायर रखा हुआ है, इसमें इस करंट का डायरेक्शन कितना है, I2 है। एक वायर यहां रखा हुआ है, इसमें इस करंट के डायरेक्शन कितना है, I3 है। और एक वायर रखा हुआ है, इसमें इस करंट का डायरेक्शन कितना है, I4 है। और पाथ जो क्लोज्ड है वो कौन सा है, जैसे गॉसियन सरफेस बनाते थे वैसे एम्पियर्स का क्लोज पाथ बना दिया। इतना पाथ क्या है, क्लोज है। तो करंट कितना इनक्लोज हुआ, सो I इनक्लोज इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग कहें कि 4 करंट है और अपवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या कह रहा हूं, पॉजिटिव कह रहा हूं। अपवर्ड डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको पॉजिटिव कहूंगा, और डाउनवर्ड को क्या कहूंगा,
नेगेटिव कहूंगा। सो कितना हो रहा है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने लेंथ में चार्ज है, कितना करंट इंक्लोज है। सो I1 नीचे की तरफ, सो इसके साथ क्या लगाइए, डाउनवर्ड के साथ I1 नेगेटिव, I2 ऊपर की तरफ प्लस I2 ऊपर की तरफ, I3 नेगेटिव नीचे की तरफ, I3 नीचे की तरफ। कितना इंक्लोज हो गया, I इंक्लोज कितना हुआ, दिस मच। I4 से मेरे को कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि वो पाथ से क्या हो गया, बाहर हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सिर्फ और सिर्फ आपको एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है और इजीली कैलकुलेट कर लेना है। सो ये आपके पास एक लॉ था जिसको हम लोग कभी यूज करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ को, जब हम लोग सोलेनॉइड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। जरा उसके बारे में देखते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है। सो द थर्ड लॉ इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो द थर्ड लॉ इज फैराडेज, हेडिंग लिखिएगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सो फैराडेज लॉ क्या स्टेट करता है, क्या उनका भी कुछ रिजल्ट था, उन्होंने क्या कहा। सो लिखिएगा, it state that when there is relative motion between the flux and conductor, an EMF is induced, an EMF get induced in the coil or conductor, कंडक्टर में क्या होगा, एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, और इस इंड्यूस्ड EMF का, इसको हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फर्स्ट लॉ। सो सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है द इंड्यूस्ड EMF वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स। सो लिखेंगे द मैग्नीट्यूड of induced EMF, the magnitude of induced EMF depends upon the rate change of the magnetic flux, magnetic flux linkage, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के रेट चेंज पे डिपेंड करेगा। या ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। सो अगर हम लोग यहां से देखें, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, किसके बीच में, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लक्स एंड द कंडक्टर, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में एन EMF गेट इंड्यूस्ड, एक EMF क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। सो पहला हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, रिलेटिव मोशन। एक चीज देखेंगे हम जरा सा यहाँ पे, रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का। सो रिलेटिव मोशन का देखें, सो एक छोटी सी अगर मैं बात कहता हूं, लेट अस सपोज एक बॉडी है, ये बॉडी क्या है, ए,
यहाँ पे है। दूसरी बॉडी है बी, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर कोई बॉडी ए इस डायरेक्शन में चल रही है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। अगर कोई बॉडी बी है, ये कहां से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, अब रिलेटिव मोशन, अगर टर्म रिलेट है रिलेटिव से, रिलेट ही है रिलेटिव से, यानी इसका मतलब है कोई ना कोई ऑब्जर्वर होगा, ये कोई ना कोई ऑब्जर्वर होगा। जैसे आंटियां होती हैं ऑब्जर्वर, मोहल्ले की देखती रहती हैं, वैसे ही क्या हुआ, कोई ना कोई ऑब्जर्वर होगा। तो ऑब्जर्वर का क्या मतलब है, अगर हम लोग एक ऑब्जर्वर है, कहां पे बैठे हो, यहां पे बैठा हो, ऑब्जर्वर कहां पे है, ऑब्जर्वर कहां पे है, यहां पे है। सो अगर ऑब्जर्वर बॉडी बी को देखेगा तो क्या कहेगा कि 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ चल रहा है, और ए को देखेगा तो वो भी कहेगा 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ चल रहा है। सो दोनों ही बॉडी किसके रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसमें है, मोशन में है। ब्लू वाले को देखिए, ब्लू वाले को मोशन में। अब एक बात कहता हूं कि ऑब्जर्वर क्या हुआ, बॉडी ए पे बैठ गया, बॉडी ए पे बैठ गया, यहां पे बैठ गया। अब इस बी को ऑब्जर्व किया, रेड वाले को देखिएगा, ऑब्जर्वर कहां चला गया, यहां पे चला गया। अब इस बी को ऑब्जर्व किया, सो इसी के साथ में ये भी चल रहा है, उसकी आंखों में आंखें मिला के वो चले जा रहा है, आंखों में आंखें मिला के चले जा रहा है, चले जा रहा है। सो कहेगा यार ये चल नहीं रहा है, ये किसमें है, रेस्ट पोजीशन में। क्यों, क्योंकि जो पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, जितनी स्पीड से उतनी ही बी की भी पोजीशन चेंज हो रही है। सो इसके रेस्पेक्ट में ये बॉडी कैसी है, बी इज इन रेस्ट पोजीशन। किस पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन। बी कौन सा पोजीशन है भाई इसका, रेस्ट पोजीशन। क्या कहेगा कि बी किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। मतलब ठीक है भाई, ये कुछ ऐसा ही है क्या, ये कुछ ऐसा ही है क्या कि अगर आप चल रहे हो ट्रेन में, और ट्रेन के जितने भी लोग हैं ऑब्जर्वर हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो सभी को, तो सभी जितने भी लोग हैं उनको देख रहे हो और कह रहे हो सभी रेस्ट में पड़े हुए हैं, सभी सो रहे हैं आराम से। लेकिन जो बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो सभी को देख के कह रहा है कि जितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है उतनी स्पीड से जितने लोग उसमें बैठे हैं वो भी चल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिविटी या रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा है बंदा उसके रेस्पेक्ट में सभी लोग मोशन में हैं, और आप अगर ऑब्जर्वर वही कहां चला जाए, ट्रेन में चला जाए, तो वो भी उन्हीं के साथ मोशन में होगा। किसके रेस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म पे जो बंदा खड़ा है। लेकिन जब ट्रेन में वो चल गया तो क्या हो गया, वो सभी मोशन, वो सभी रेस्ट में आ गए, वो सभी किस में हो गए, रेस्ट में आ गए। या मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि अभी हम लोग अर्थ में हैं, तो मैं और आप अभी कैसे हैं, स्टेशनरी पोजीशन पे। ना आपका सराउंडिंग चेंज हो रहा है, ना मेरा सराउंडिंग चेंज हो रहा है। बट अगर कोई स्पेस से मेरे को देख रहा है, कोई स्पेस क्राफ्ट मेरे को देख रहा है, या क्रू मेंबर मेरे को स्पेस से देख रहा है, तो वो कह रहा है कि अर्थ रोटेट कर रही है और रिवॉल्व कर रही है विद समथिंग स्पीड। स्पीड का आइडिया नहीं है मुझे, विद समथिंग स्पीड। तो उसके हर एक पार्टिकल, जितने भी लोग हैं उसके अंदर, वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं विद समथिंग स्पीड, कुछ वेलोसिटी के साथ। तो सारे लोग क्या है, मोशन में है। और जबकि मैं और आप बात कर रहे हैं तो कैसे हैं, रेस्ट में। और एक सैटेलाइट से देख रहा है कोई, तो अर्थ कैसा है, मोशन में है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि रिलेटिविटी क्या है। सो रिलेटिविटी का टर्म मैं समझाया कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब रिलेटिव मोशन किसके किसके बीच में, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में। ठीक है, तो एक चीज देखता हूं, मैं कहता हूं कि किसके किसके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में। तो मैं कहा कि मान लो ये फ्लक्स है, ये क्या है, फ्लक्स है, फ्लक्स है, और ये फ्लक्स कैसा अभी, कांस्टेंट है। फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब पिछले लेक्चर में या तो ये परमानेंट मैग्नेट से प्रोड्यूस किया गया है, या तो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट में डीसी सप्लाई सोर्स लगा दिया गया, बस इससे ये है। सो जो लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, एक बार पिछला लेक्चर देखेंगे। सो यहां पे हम लोग कहा कि ये डीसी सोर्स है या एक कांस्टेंट फ्लक्स है, इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक कंडक्टर को मैं लाया, कंडक्टर को लाया
और इसमें क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, कंडक्टर को लाया इसमें प्लेस कर दिया, कॉइल है, कॉइल को लाया इसमें प्लेस कर दिया। अब ये फ्लक्स कटे जा रहा है, वो भी फ्लक्स भी स्टेशनरी है, मतलब कांस्टेंट है, और कंडक्टर भी कांस्टेंट है। लेट्स सपोज ये मेरा क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, और ये क्या है, सारे फ्लक्स है। ये आ रहा है, सीधा सीधा क्या हो गया भाई, सभी में से पास हो गया। कोई चेंज हुआ क्या, कोई रिलेटिव मोशन हुआ क्या इनके बीच, जा रहा है इजिली, मतलब ही नहीं है, जाया जा रहा है। कोई रिलेटिव मोशन हुआ क्या, नहीं भाई। रिलेटिव मोशन तो तब हो ना कि इस कंडक्टर को क्या कराओ, मूव कराओ, कट कराओ, तभी तो एक रिलेटिव। इसको तो कांस्टेंट रख दो, इसको क्या करा दो, मूव करा दो। तो रिलेटिव मोशन तब होगा जब इस कंडक्टर को आप क्या करा दिए, मूव करा दीजिए। ओके ठीक है। तो एक बात मेरे को समझ में आई, इस कंडक्टर को क्या कर दो, मूव कर दो। ओके ठीक है। अब मैं बहुत आलसी इंसान हूं, ऐसा हूं कि कुछ करना ही नहीं चाहता हूं, यार कौन घुमाए इसको, काहे को घुमाना। तो मैं कहा कि यार अगर इसको नहीं घुमाना चाहते हो तो तुम एक काम करो मेरे भाई, इस सोर्स को, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का सोर्स है ना, इसी को ऐसा करो कि कांस्टेंट नेचर का ना लेके हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरिएंट नेचर का ले लेते हैं। जो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि वेरिएंट और इनवेरिएंट, यानी ये फ्लक्स को क्या करें, वेरिएंट नेचर का ले लेते हैं। यानी इस फ्लक्स को टाइम के साथ क्या करा दो, वैरी करा दो, टाइम के साथ क्या करा दो, वैरी करा दो। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्लक्स, यहां पे इसको क्या करा दे रहा हूं, वैरी करा दे रहा हूं। मतलब कुछ देर के लिए पॉजिटिव रख दो और कुछ देर के लिए नेगेटिव रख दो। कहने का मतलब है, यहां पे देखो कंडक्टर, अभी मैं कह रहा था पहले वाले, जब इसको कांस्टेंट रखा था तो कंडक्टर को मूव करा रहा था। अब क्या कहा, इसको कांस्टेंट रख के इसको क्या कर दो, वेरी करा दो, इसको वेरी कर। अच्छा, इसका स्पेस नहीं चेंज कर रहे हैं, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू बदल रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं, स्पेस चेंज कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं हम, स्पेस चेंज कर रहे हैं। सो अगर हम लोग देखें, इस डेफिनेशन से देखें, तो हम लोग कह सकते हैं भाई कुछ ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेटिव मोशन आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है तो उसका रेट चेंज कर देना है। जैसे जैसे एक फ्लक्स कांस्टेंट है, कंडक्टर है, अभी ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, रिलेटिव मोशन करिए, किया मैं, चल रहा है। अब फिर क्या करना चाहता हूं, अब क्या करना चाहता हूं, यहां देखिएगा फिर से रिलेटिव मोशन ऐसे हो रहा है। अभी क्या करना चाहता हूं, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना चाहता हूं, इसके रेट चेंज को बढ़ा दीजिए, इसके रेट चेंज को बढ़ा दीजिए और तेज कर दीजिए। मीन्स ईएमएफ क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। रेट चेंज पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं कह रहा हूं ये कब था, ऐसा कब हो रहा है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, फ्लक्स को कांस्टेंट रख रहे हैं। यानी जब भी रेट चेंज आएगा, फ्लक्स का रेट चेंज आएगा, ईएमएफ डिपेंड कर जाएगा उसके मैग्नीट्यूड, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात मुझे समझ में आ गई। अब यहां पे अगर दो तरीके हैं तो जाहिर सी बात है अगर दो तरीके हैं तो दो तरह का इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। दो तरीके हैं तो दो तरह का इंड्यूस ईएमएफ होगा। सो लिखते हैं, फर्स्ट लिखिएगा स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। फर्स्ट हेडिंग क्या लिखिएगा, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए सबसे पहला लिखिएगा स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ कैसा इंड्यूस्ड हुआ, स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब हुआ, देखो अभी हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक दो चीजें पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। सो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, when flux linking the coil, when flux linking the coil और कंडक्टर, भाई अभी क्या कर रहा है, फ्लक्स जिम्मेदार हो रहा है कॉइल को करने के लिए, कंडक्टर, द इंड्यूस्ड ईएमएफ is called कर्सिव नहीं समझ में आती है कुछ लोगों को, called
the induced EMF is called static induced EMF. Static induced EMF, ऐसा EMF कैसा होगा? स्टैटिकली इंड्यूस्ड होगा। अच्छा, अब अगर जिम्मेदार कौन हो जाए? डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF क्या है वो देख लो। डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF, डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF क्या है वो देख लेते हैं। सो whenever the conductor cuts the magnetic field, जब कंडक्टर क्या कट करे? मैग्नेटिक फील्ड को, द इंड्यूस्ड EMF is called dynamically induced EMF. Dynamically induced EMF, ऐसा इंड्यूस्ड EMF कैसा होगा? डायनेमिकली इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, यानी दो तरह का एक EMF है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। सो अगर ये दो तरह के EMF है तो कितने तरह के मोड हो सकते हैं? सो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट मोड ऑफ लेक्चर्स। तब तक के लिए सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आजकल रिसोर्स बचाना बहुत जरूरी है। रिसोर्स क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग इतना अंधाधुंध हो गए हैं लाइफ में कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत सारी चीजें छूट जा रही हैं। जैसे हमें जो चीजें दिख रही हैं अपने यूज के लिए, सो इतना ज्यादा सेल्फिश नहीं होना है कि अपने यूज के लिए डेवलपमेंट के चक्कर में सारी सॉफ्ट वाली चीज जो हमें मिरर की तरह दिख रही है वो दिख रही है, लेकिन जो मिरर के पीछे जो पेंट लगा है वो नहीं दिख रहा है। सो हमें क्या करना है? अपने रिसोर्स को बचाना, उसका प्रॉपर यूज करना है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर फॉर डिफरेंट मोड ऑफ इंडक्शन। कितने तरह से हम लोग इंडक्शन कर सकते हैं, जैसे देखेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF का, डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF का। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।